हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओल्ड NCERT क्लासेस में। दोस्तों, हमने अभी पिछले चैप्टर 4 को पढ़ा है, जो कि है भारत 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक का भारत। और अगला चैप्टर 5 है जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ये है मौर्य साम्राज्य। ये क्लास 6 का है, बुक है, ओल्ड NCERT है, रोमिला थापर जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इसमें मौर्य साम्राज्य, मौर्य राजा। क्या है? मौर्य राजा। ईसा पूर्व 4वीं सदी में मगध पर नंद राजाओं का शासन था और वह उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि ईसा मसीह के जन्म के लगभग 4वीं सदी में, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व मगध पर नंद राजाओं का शासन था और वह जो था उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, नंद राजाओं ने करों की वसूली से अपार संपत्ति जमा कर ली थी और उनके पास एक विशाल सेना भी थी, परंतु वे कुशल शासक नहीं थे। नंद राजा जो था कर को वसूली करके, और उसके पास बहुत सारी संपत्ति हो गई थी और उसके पास विशाल सेना भी थी, लेकिन वह जो शासक था वह अच्छा शासक नहीं था, कुशल शासक नहीं था, इसलिए उनको उखाड़ फेंकना कठिन नहीं था। चाणक्य नाम के एक ब्राह्मण मंत्री ने, जो कौटिल्य के नाम से भी प्रसिद्ध है, मौर्य वंश के एक तरुण चंद्रगुप्त को शिक्षा देकर तैयार किया। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना का संगठन किया और नंद राजा को सिंहासन से उतार दिया। देखिए, यहाँ चाणक्य जो है ब्राह्मण थे, इनका दूसरा नाम कौटिल्य भी है और एक और नाम है विष्णुगुप्त, इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन उनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मौर्य वंश के एक तरुण यानी कि नवयुवक चंद्रगुप्त को शिक्षा देकर तैयार करते हैं और चंद्रगुप्त जो है से नंद वंश के शासक को क्या करता है? सिंहासन से उतार देता है। समझा जाता है कि चंद्रगुप्त ने अपनी सेना का संगठन किया और नंद राजा को सिंहासन से उतार दिया। समझा जाता है कि नंद राजा लोकप्रिय नहीं था, शायद इसलिए लोगों ने नए राजा का स्वागत किया। अब इसमें थोड़ा सा आएगा सिकंदर, जो कि यूनान का शासक था। अब हम लोग थोड़ा सा सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। तो मगध में अपनी शक्ति स्थापित करने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना ध्यान पश्चिमोत्तर में पंजाब की ओर लगाया। मगध में जब यह अपनी शक्ति को स्थापित कर लेता है चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये अपना ध्यान किधर लगाता है? पश्चिमी उत्तर, यानी कि पश्चिमी और उत्तर, भारत के पश्चिमी उत्तर भाग में जो कि पंजाब था, उस पर ध्यान लगाता है। यूनानी राजा सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पंजाब पर हमला किया था। सिकंदर ने भारत पर इसलिए हमला किया क्योंकि उत्तर के कुछ क्षेत्र जो थे हखमनी शासकों के ईरानी साम्राज्य में शामिल थे। इसलिए सिकंदर ने हखमनी सम्राट को हराकर उसके साम्राज्य को जीत लिया था, लेकिन स्वयं सिकंदर 323 ईसा पूर्व में इस संसार से चल बसा। देखिए, सिकंदर जो था यूनान का शासक था, यह भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण करता है। और आक्रमण किस पर करता है? तो पंजाब पर करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो पंजाब था ना, ये हखमनी शासकों के ईरानी साम्राज्य में शामिल था, इसलिए सिकंदर जो है इस पर आक्रमण करता है। और आक्रमण करने के बाद सिकंदर जो होता है 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। और अब पंजाब पर जो है सिकंदर द्वारा पीछे छोड़े गए गवर्नर शासन करते हैं। गवर्नर को अंग्रेजी में हिंदी में राज्यपाल कहा जाता है और यह शासक भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, अगला टॉपिक है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। कौन टॉपिक है दोस्तों अगला? चंद्रगुप्त मौर्य है अगला टॉपिक। चंद्रगुप्त ने जल्दी ही समूचे पंजाब को जीत लिया। सुदूर उत्तर में कुछ प्रदेश यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर के अधीन थे। चंद्रगुप्त पंजाब पर आक्रमण करता है और पंजाब को जीत लेता है, लेकिन दूर उत्तर में कुछ प्रदेश जो है यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर के अधीन थे। यूनानी सेनापति जो सेल्यूकस निकेटर था, किसका सेनापति था? तो ये सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, चंद्रगुप्त ने एक लंबे अभियान के बाद अंत में उसे 305 ईसा पूर्व में हरा दिया। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये सेल्यूकस निकेटर को कितने में हरा देता है? 305 ईसा पूर्व में हरा देता है। उसने सिंधु नदी के पार के उस प्रदेश को भी जीत लिया जो आजकल अफगानिस्तान का हिस्सा था। आजकल जो अफगानिस्तान का हिस्सा है, सिंधु नदी के पार का क्षेत्र, चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? उसको भी जीत लेता है। दोनों परिवारों के बीच विवाह संबंध भी स्थापित हो गए। इसके अलावा चंद्रगुप्त ने मध्य भारत के विभाग जीत लिए। इस प्रकार चंद्रगुप्त का शासन
चंद्रगुप्त का शासनकाल समाप्त होने तक समूचा उत्तर भारत मौर्यों के अधीन हो गया। यानी कि लगभग जो उत्तर भारत का क्षेत्र था ये किसके अधीन हो गया? मौर्यों के अधीन हो गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक बिंदुसार। ठीक है दोस्तों, बिंदुसार है। देखिए अगला टॉपिक है। करीब 25 साल तक शासन करने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। ठीक है, किसको सौंप दिया? बिंदुसार को सौंप दिया। बिंदुसार करीब 25 साल तक शासन करने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। चंद्रगुप्त मौर्य जो था लगभग 25 वर्ष तक शासन करता है और शासन करने के बाद अपने पुत्र बिंदुसार को राजपाट सौंप देता है। ठीक है, कुछ उल्लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त जो था इसके बाद जैन मुनि बन गया। कुछ उल्लेखों में ऐसा मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था राजा अपने पुत्र को जब बना देता है उसके बाद वह जैन मुनि बन गया था। बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक फैल गया था। यानी बिंदुसार जब शासक बना तो ये अपने क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक कर दिया? दक्षिण में मैसूर तक कर दिया। ठीक है, और इस तरह उसमें लगभग सारा देश शामिल था, केवल कलिंग प्रदेश को, जिसको हम लोग अभी उड़ीसा के नाम से जानते हैं, कलिंग को हम लोग अभी किस नाम से जानते हैं? उड़ीसा, और सुदूर दक्षिण के राज्य ही उसके साम्राज्य में शामिल नहीं थे। ठीक है, बिंदुसार के शासन काल में दक्षिण में जो था मैसूर तक फैल गया था उसका साम्राज्य, लेकिन किसको छोड़कर? कलिंग, जो कि उड़ीसा भी के नाम से जानते हैं, और सुदूर दक्षिण के राज्य उसके साम्राज्य में शामिल नहीं थे। परंतु दक्षिण के राज्यों के साथ उसकी मैत्री थी, यानी कि दोस्ती थी, इसलिए उसे जीतना जरूरी नहीं था। कलिंग के लोग मौर्यों के अधीन नहीं रहना चाहते थे, इसलिए मौर्यों को उन पर आक्रमण करना पड़ा। यह काम चंद्रगुप्त के पौत्र अशोक ने किया। चंद्रगुप्त के पौत्र यानी कि पोता जो था, कौन था? अशोक। उसी ने यह काम किया। कलिंग को जीतने का काम कौन किया? सम्राट अशोक ने किया। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक अशोक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मौर्य राजाओं में अशोक सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। वह भारत के महानतम शासकों में से एक था। उसने कलिंग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य में शामिल करने का फैसला किया। कौन किया? तो अशोक जो था सब शासक बना तो उसने सोचा कि अब कलिंग हमारे क्षेत्र में नहीं है तो हम कलिंग को जीतेंगे और क्या करेंगे? अपने साम्राज्य में शामिल करेंगे। ठीक है, कलिंग पर चढ़ाई की गई और उसे जीत लिया गया। कलिंग पर अशोक का आक्रमण होता है और अशोक जो है कलिंग को जीत लेता है, पर दोनों ओर की सेनाओं को भारी हानि उठानी पड़ी। घायल और मरते हुए सिपाहियों को देखकर अशोक को बड़ा दुख हुआ। युद्ध से पीड़ित स्त्रियों और बच्चों को देखकर भी उसे बड़ा क्लेश हुआ। युद्ध होता है कलिंग के लिए और कलिंग को क्या होता है? राजा अशोक जीत लेता है। जीतने के बाद दोनों ओर के सेनाओं को भारी क्षति पहुंचती है और वह देखता है कि घायल और मरते हुए सिपाहियों को देखकर अशोक को बहुत कष्ट पहुंचता है, दुख होता है, और कष्ट से पीड़ित स्त्री बच्चों को देखकर क्लेश होता है और तब फैसला करता है अशोक कि वह भविष्य में कोई युद्ध नहीं करेगा। इसके विपरीत वह प्रयत्न करेगा और लोगों को समझाएगा कि वे शांतिपूर्वक रहें। ठीक है, अशोक जो है इस सारे कष्टों को देखकर ये फैसला कर लेता है कि भविष्य में हम कभी युद्ध नहीं करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि शांतिपूर्वक वे लोग रहें। आगे के 30 साल के उसके अशोक का जो है आगे के 30 साल के शासनकाल में कोई युद्ध नहीं हुआ। मतलब अशोक के कलिंग को जीतने के बाद अशोक फैसला कर लेता है कि हम भविष्य में कोई युद्ध नहीं करेंगे और लगभग आगे का उसका 30 वर्ष तक कोई युद्ध उसके शासनकाल में नहीं होता है। कलिंग अब मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा हो गया था। भारतीय इतिहास में पहली बार सुदूर दक्षिण के प्रदेश को छोड़कर लगभग समूचा भारतीय उपमहाद्वीप एक शासक के अधीन हो गया था। अशोक के शासनकाल जो था समूचा जो भारतीय उपमहाद्वीप था एक शासक के अधीन हो गया था। ठीक है, अपने शासनकाल के 12वें वर्ष के बाद अशोक ने राजज्ञाएं जारी करना शुरू कर दिया। अपने शासन के 12वें वर्ष के बाद अशोक ने राजज्ञाएं जारी करना शुरू कर दिया। इनमें उसने अच्छे धर्म, अच्छे शासन और लोगों को एक दूसरे के प्रति बर्ताव जैसे मामलों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। जब अशोक का 12वां वर्ष शासक बनने का हो जाता है तो अशोक क्या करता है? राजज्ञाएं जारी करना शुरू करता है, जिसमें राजाएं की आज्ञा लिखी होती है। इनमें उसने
अच्छा धर्म पर ध्यान दिया, अच्छे शासन पर ध्यान दिया और लोगों को एक दूसरे के प्रति बर्ताव जैसे मामलों पर अपना विचार को व्यक्त किए। ठीक है, ये राजाज्ञाएँ उसके साम्राज्य के सभी प्रांतों को भेज दी गई। इन्हें चट्टानों तथा स्तंभों पर ऐसे स्थानों पर खुदवा दिया गया जहाँ लोग इकट्ठा होकर इन्हें पढ़ सकें। मतलब अशोक की जो राजाज्ञाएँ थी उसको ऐसे जगह पर लगाया गया ताकि कोई भी मतलब इंसान को, कोई भी व्यक्ति को कहीं भी खड़ा होकर उसको पढ़ सके, समझ सके। इस प्रकार जो जानकारी मिली है उनका राजा क्या सोचता है, इस प्रकार प्रजा को जानकारी मिली कि उनका राजा क्या सोचता है। इन अभिलेखों से भी हमें अशोक के विचारों के बारे में जानकारी मिलती है। जो भी अभिलेख है अशोक का, उससे हमें जानकारी मिलती है कि अशोक के विचारों के बारे में जानकारी मिलती है कि अशोक कैसे थे। ठीक है, अशोक को सम्राट प्रियदर्शी भी कहा जाता है। अशोक को, ये उनकी उपाधि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जामों में, इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखें। अशोक को सम्राट प्रियदर्शी भी कहा जाता है। तो अशोक को सम्राट मतलब होता है दोस्तों सम्राट मतलब होता है दोस्तों साम्राज्य का स्वामी। देखिए ये सम्राट है तो सम्राट मतलब क्या होगा, साम्राज्य का स्वामी। और प्रियदर्शी मतलब होता है दोस्तों प्रेम पूर्वक दूसरों को देखने वाले। इसलिए अशोक जो थे युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था और वे प्रेम पूर्वक लोगों को देखते थे, ध्यान देते थे उन पर, इसलिए अशोक को क्या कहा गया है, सम्राट प्रियदर्शी कहा गया है। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अशोक का धम थोड़ा देर बाद हम लोग समझ जाएंगे दोस्तों, जब हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अशोक बौद्ध था। अशोक जो थे, सम्राट अशोक क्या थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। अशोक जो था बौद्ध था और बौद्ध धर्म का ही प्रचार प्रसार करना चाहता था, परंतु इससे भी अधिक वह उन सामाजिक आदर्शों में विश्वास करता था जो लोगों को शांतिपूर्ण और सदाचारी बना सकते हैं। इन्हें उसने धम्म कहा। देखिए धम्म, अब हम लोग समझ जाएंगे कि धम्म क्या है। तो संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृत रूप क्या है, धर्म है। यानी कि संस्कृत में धर्म कहा गया है और उसी को प्राकृत में क्या कहा गया है, धम्म कहा गया है। अपने इस धम्म को उसने अपनी राजाज्ञाओं में समझाया है। उसकी राजाज्ञाएँ विभिन्न लिपियों में लिखी गई है। उस अशोक की जो राजाज्ञाएँ थी ये विभिन्न लिपियों में लिखी गई है। अधिकांश राजाज्ञाएँ ब्राह्मी लिपि में है। ज़्यादातर जो उसकी राजाज्ञाएँ हैं, ठीक है, वो किस में है, ब्राह्मी लिपि में है। उस समय भारत के अनेक प्रदेशों में इस ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। जब अशोक का शासन था उस समय भारत के विभिन्न प्रदेशों में क्या था, ब्राह्मी लिपि का ही ज़्यादातर प्रचलन था। अशोक के अभिलेखों की भाषा आमतौर पर प्राकृत है। ठीक है, अशोक के अभिलेखों की भाषा आमतौर पर क्या है, प्राकृत है। यह आम जनता की भाषा थी। प्राकृत जो थी यह आम जनता की भाषा थी, जबकि संस्कृत भाषा ऊंची जातियों के लिए शिक्षित लोगों द्वारा बोली जाती थी। अशोक की कुछ राजाज्ञाएँ यूनानी भाषा में भी थी। अशोक की कुछ राजाज्ञाएँ किस भाषा में थी भाई, तो ये थी यूनानी भाषा में, और अफ़गानिस्तान में भी खुदवाई गई थी। अशोक की क्या थी, राजाज्ञाएँ यूनानी भाषा में थी तो अफ़गानिस्तान में खुदवाई गई थी। चूँकि अशोक अपने विचारों को आम लोगों तक पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो वे समझ सकते थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अशोक की इच्छा थी कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में शांति और सौहार्द से रहें। अशोक की क्या इच्छा थी कि कोई भी धर्म को मानने वाले लोग हैं आपस में क्या करें, शांति से रहे और सौहार्द से रहे। सौहार्द मतलब होता है दोस्तों दोस्ती पूर्वक रहे या सद्भाव से रहे। ठीक है, इसी को कहा जाता है सौहार्द। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों उस समय के अधिकांश धार्मिक संप्रदाय या पंथ दो समुदाय में बटे हुए थे। एक समुदाय था ब्राह्मणों का और दूसरा था श्रमणों का। देखिए संप्रदाय मतलब क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक ही धर्म की अलग अलग परंपरा या विचारधारा मानने वाले वर्गों को संप्रदाय कहते हैं। ठीक है, संप्रदाय किसको कहते हैं, तो एक ही धर्म की अलग अलग परंपरा या विचारधारा मानने वाले वर्गों को संप्रदाय कहते हैं या संप्रदाय कहा जाता है। तो क्या था दोस्तों,
दो भागों में बटा हुआ था। पहला था ब्राह्मणों का और दूसरा था श्रमणों का। श्रमणों में बौद्ध, जैन और ब्राह्मणों से मतभेद रखने वाले अन्य धर्मों के साधुओं का समावेश होता था। ठीक है, श्रमण में क्या था, जो ब्राह्मणों से जो मतभेद रखते थे वे लोग इस वर्ग में आते थे, श्रमण वर्ग में। ठीक है, कभी कभी इन विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच ज़बरदस्त कलह भी होती थी। अशोक को यह पसंद नहीं था। वह चाहता था कि लोग एक दूसरे से मैत्री रखें, यानी दोस्ती रखें, और तरुण लोग बड़े बूढ़ों की आज्ञा माने तथा बच्चे अपने माता पिता के आदेश माने। अशोक की इच्छा थी कि कोई आपस में सब दोस्ती से रहें और कोई आपस में कलेश या कलह न करे, और जो भी तरुण लोग हैं वे बड़े बूढ़े का आदर करें, यानी नवयुवक लोग जो है बड़े बूढ़े का आदर करें, और छोटे बच्चे माता पिता का सम्मान करें। उसे मालिकों द्वारा अपने दासों तथा सेवकों के साथ किए जाने वाले बर्ताव के बारे में भी चिंता थी। इसलिए उसने विशेष रूप से निवेदन किया कि मालिकों को अपने सेवकों के प्रति दयालु और नम्र होना चाहिए। अशोक चाहता था कि जो भी दास के मालिक हैं वे इनके प्रति क्या है, इनका जो भाव है वे दयालु और नम्र होना चाहिए। इससे भी अधिक महत्व की बात यह थी कि वह इंसान और पशुओं की हत्या पर रोक लगाना चाहता था। अशोक जो थे ये किसकी, इंसान की हत्या और पशुओं की हत्या पर क्या करते थे, रोक लगाना चाहते थे। उसने युद्ध न करने का वचन दिया था। उसने धार्मिक अनुष्ठानों में पशुओं की बलि देने पर प्रतिबंध लगाया। अशोक जो थे क्या किए, धार्मिक जो पूजा पाठ होता था उसमें पशुओं की बलि पर क्या किए, रोक लगा दिए, क्योंकि वह इससे एक क्रूर कार्य समझता था। वह यह भी नहीं चाहता था कि लोग मांस खाएं। अशोक चाहते थे कि लोग जो है मांस का सेवन ना करें। उसके अपने रसोई घर में प्रतिदिन 2 मोर और 1 हिरन राजा के लिए पकाए जाते थे। इस पर उसने रोक लगा दी। राजा के लिए उस समय उसके रसोई घर में क्या होता था, 2 मोर और 1 हिरन राजा के लिए पकाया जाता था खाने के लिए। इस पर भी अशोक ने रोक लगा दी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि लोग शांतिपूर्वक रहें और जमीन तथा धर्म के मसलों पर कलह न करें। उसका कहना था कि महत्व की बात आपसी मतभेद नहीं है, वरन साम्राज्य के भीतर एकता बनी रहनी चाहिए। अशोक का मानना था कि जमीन और धर्म के मसलों पर कलह न हो और आपसी मतभेद न हो, और साम्राज्य के भीतर एकता हमेशा बनी रहनी चाहिए। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रशासन, समाज और संस्कृति। मौर्य शासन काल में प्रशासन, समाज और संस्कृति कैसा था। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मौर्य कला। ठीक है, मौर्य कला के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो अशोक की राजज्ञाएँ चट्टानों और बलुआ पत्थर के ऊंचे स्तंभों पर खोदी गई थी। ठीक है, अशोक की जो राजज्ञाएँ जारी करता था अशोक, वह किस पर खोदी हुई थी, चट्टानों और बलुआ पत्थर के ऊंचे स्तंभ पर। स्तंभों पर इतनी बढ़िया पॉलिश की गई थी कि ये शीशे जैसे चमकते हैं। प्रत्येक स्तंभ के सिरे पर हाथी, सांड या सिंह की प्रतिमा बनाई गई थी। सारनाथ के स्तंभ के सिरे पर 4 सिंह बनाए गए थे। वर्ष 1947 में भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 4 सिंहों की इस बनावट को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है दोस्तों, अशोक की जो राजज्ञाएँ जारी की जाती थी वे चट्टान और बलुआ पत्थर पर होती थी, और ये इस पर इतनी बढ़िया पॉलिश की जाती थी कि ये शीशे जैसे चमकते हैं। और सारनाथ के स्तंभ पर जो है, अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है उस पर 4 सिंह बनाए गए थे। और जब वर्ष 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उसमें क्या हुआ, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 4 सिंहों की इस बनावट को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाने का निर्णय लिया गया। अब हम लोग अशोक के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अशोक के प्रशासन के बारे में। अशोक की राजज्ञाओं में उसके शासन संबंधी विचारों के बारे में भी जानकारी मिलती है। उसका मत था कि राजा को प्रजा के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि पिता अपने बच्चों के साथ करता है। अपनी राजज्ञाओं में वह अक्सर कहता है, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ठीक है, अशोक जो है अपनी राजज्ञाओं में क्या कहता था कि सभी मनुष्य हमारे बच्चे हैं। जिस प्रकार पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करता है उसी प्रकार राजा को भी अपनी प्रजा की देखभाल करनी चाहिए। अशोक विविध प्रकार से प्रजा की देखभाल करता था। अशोक का मानना था कि राजा को अपने प्रजा के साथ पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए और प्रजा को पुत्र समझना चाहिए। उसने नगरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए अच्छी सड़कें बनवाई ताकि लोग सुगमता से और शीघ्रता से यात्रा कर सकें। तेज़ धूप से बचने के लिए उसने सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए। अभी भी देखिएगा तो मेन रोड के साइड में और बीच में क्या
वृक्ष लगाया जाता है और फूल लगाए जाते हैं, अभी भी लगाए जाते हैं, देखते होंगे आप लोग। पानी के लिए कुएं खुदवाए और थके मंदे यात्रियों के विश्राम के लिए धर्मशालाएं बनवाई। अशोक ने क्या क्या किया, नगरों को जोड़ने के लिए सड़कें अच्छी बनवाई और तेज़ धूप से बचने के लिए सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाएं, पानी के लिए कुएं खुदवाएं और थके यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाईं। अशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना से शासन करता था। अशोक की जो राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी, जो कि अभी वर्तमान में पटना के नाम से जानी जाती है, वहीं से यह शासन करता था। उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद थी। मंत्री परिषद, परिषद माने होता है सभा, यानी मंत्रियों की सभा थी अशोक को सलाह देने के लिए, और उसके आदेशों का पालन करने के लिए अनेक अधिकारी थे। साम्राज्य को 4 बड़े प्रांतों में बांटा गया था। प्रत्येक प्रांत का शासन एक राज्यपाल संभालता था। राज्यपाल यानी कहीं गवर्नर, ठीक है। ये राज्यपाल राजा के अधीन होते थे। ये राज्य प्रांत का जो शासन राज्यपाल चलाता था, ये किसके अधीन होता था, ये राजा के अधीन होता था, ठीक है। जान पड़ता है कि इन प्रांतों को जिलों में बांटा गया था और प्रत्येक ज़िले में कई गांव होते थे। प्रत्येक ज़िला में बहुत सारे गांव होते थे। ज़िले के प्रशासन की देखभाल के लिए कई तरह के अधिकारी थे। जिला के प्रशासन की देखभाल के लिए बहुत सारे अधिकारी थे। कुछ अधिकारी जिलों का दौरा करते थे और व्यवस्था को देखते थे। कुछ अधिकारी जिलों से कर वसूल करते थे। कुछ न्यायाधीश भी होते थे। कुछ अधिकारी क्या करते थे, जिलों से कर वसूल करते थे और कुछ अधिकारी न्यायाधीश का कार्य करते थे और उनके सामने लाए गए मुकदमों का फैसला करते थे। जो न्यायाधीश होते थे उनके सामने कोई भी मुकदमा आता था तो उनका फैसला करते थे। अशोक चाहता था कि न्यायाधीश जहाँ तक संभव हो अपने फैसलों में दंड देने में उदारता बरते। कुछ अन्य अधिकारी करों के रूप में वसूल किए गए धन का हिसाब रखते थे और बड़े अधिकारियों की उनके अनेक कार्यों में मदद करते थे। जो छोटे अधिकारी होते थे बड़े अधिकारियों की कार्य में क्या किया करते थे, मदद किया करते थे। प्रत्येक गांव में अधिकारियों का एक दल होता था जो गांव के लोगों तथा पशुओं का लेखा जोखा रखता था और करों की वसूली करके बड़े अधिकारियों तक पहुंचाता था। जो छोटे अधिकारी होते थे वे करों की वसूली कर बड़े अधिकारियों के पास पहुँचाते थे। प्रशासन कार्य कई विभागों में बटा हुआ था। प्रशासन का जो कार्य था ये कई विभागों में बांटा गया था। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष पाटलिपुत्र में रहता था, यानी कि क्या था, राजधानी में रहता था। इस प्रकार राजा को सदैव जानकारी मिलती रहती थी कि उसके राज्य में कहाँ क्या हो रहा है। नगर का प्रशासन एक परिषद और 6 समितियाँ देखती थी। नगर का जो प्रशासन था ये क्या, एक परिषद होती थी और 6 समितियाँ जो होती थी ये क्या करती थी, नगर का प्रशासन, जिनके अधीन अलग अलग विभाग होते थे। इन अधिकारियों के अलावा अशोक ने एक विशेष प्रकार के अधिकारियों को नियुक्त किया। इन्हें वह धर्म महामात्र कहता था। अशोक जो था इन सब कार्यों के अलावा भी एक विशेष अधिकारी को नियुक्त किया था जिसे वह क्या कहता था, धर्म महामात्र कहता था। ये अधिकारी जो होते थे सारे देश का दौरा करते थे, स्थानीय कामों की जांच पड़ताल करते, लोगों की शिकायतें सुनते और सभी को समझाते कि धर्मानुसार आचरण करें और आपस में मेलजोल से रहे, ठीक है। ये जो अधिकारी होते थे ये मेलजोल की बात करते थे और सभी जांच पड़ताल करते थे कि किसी को कोई परेशानी धर्म के मामले में तो नहीं है। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पड़ोसी देशों से संबंध, ठीक है। अशोक के शासनकाल में उसका जो था पड़ोसी देश से कैसा संबंध था। अशोक ने अपने पड़ोसियों से भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता था। अशोक क्या था, अब चूँकि कलिंग युद्ध के बाद ये बदल गया था तो ये चाहता था कि पड़ोसी देश से हमारा संबंध जो है मित्रता पूर्वक बना रहे। उसने आजकल के राजदूतों की भांति धर्मदूतों के कई दल पश्चिमी एशिया के राज दरबार में भेजे। कहाँ भेजे, पश्चिमी एशिया के राज दरबार में भेजे। ये यूनानी राजा थे जिनके नामों का उल्लेख उसने अपने एक अभिलेख में किया है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। ये इंपॉर्टेंट है। अशोक ने अपने पुत्र को महेंद्र नाम था उसके पुत्र का, कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। महेंद्र ने वह बहुत बौद्ध धर्म का प्रचार किया और श्रीलंका का राजा बौद्ध हो गया। जब महेंद्र जाता है श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने तो वहाँ का जो शासक था वो क्या हो गया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके मन में अशोक के लिए बड़ा सम्मान और क्या था, प्रेम था। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे कौटिल्य और मेगास्थनीज, ठीक है।
मौर्य काल के बारे में बहुत कुछ जानकारी दो साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। उनमें से एक है अर्थशास्त्र, जिसका आज उपलब्ध अधिकांश हिस्सा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने लिखा था। इस ग्रंथ में कौटिल्य ने समझाया है कि एक अच्छे शासन का संगठन किस प्रकार किया जाए। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री कौन? कौटिल्य, जिसको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसमें उन्होंने समझाया है कि एक अच्छे शासन का संगठन किस प्रकार किया जाना चाहिए। दूसरा स्रोत है मेगास्थनीज द्वारा। दूसरा स्रोत क्या था दोस्तों? दूसरा स्रोत है मेगास्थनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखा हुआ विवरण। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बारे में दो ग्रंथ साहित्यिक स्रोतों से जानकारी मिलती है। पहला है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, और दूसरा है इंडिका, जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। इसमें नाम नहीं दिया गया है, लेकिन मेगास्थनीज का लिखा हुआ इंडिका है। मेगास्थनीज जो था ना, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर किसका राजदूत था? तो ये सिकंदर का राजदूत था, और उसने चंद्रगुप्त के शासनकाल में कुछ समय भारत में बिताया था। मेगास्थनीज जो था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अपना जो कुछ समय था भारत में बिताया था। मेगास्थनीज का वृत्तांत, जिसका दुर्भाग्यवश कुछ ही अंश बचा है, उसकी आंखों देखा वर्णन है। यानी कि मेगास्थनीज ने जो भी अपने आँख से देखा उसी का वर्णन किया अपने पुस्तक में। मेगास्थनीज जानकारी देता है कि पाटलिपुत्र एक विशाल और सुंदर नगर था और मजबूत परकोटे से घिरा हुआ था। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा था? तो एक विशाल और सुंदर नगर था और मजबूत परकोटे से घिरा हुआ था। मकान लकड़ी के बने हुए थे, परंतु राजा का महल पत्थर का बना हुआ था, और सब लोगों जो भी थे उनका मकान लकड़ी का बना हुआ था और राजा का मकान पत्थर का बना हुआ था। राजा के दरबार और उसके वैभवपूर्ण जीवन से मेगास्थनीज बहुत प्रभावित था। राजा जनता की सब तरह की शिकायतें सुनने को सदैव तैयार रहता था। चंद्रगुप्त की एक बहुत बड़ी सेना थी, क्योंकि उसे कई युद्ध लड़ने पड़े थे। अधिकारियों द्वारा जमा किए गए करों का एक बड़ा भाग सेना पर खर्च किया जाता था। जो भी अधिकारी करों को जमा करते थे उसका एक भाग क्या होता था? सेना पर खर्च किया जाता था। अब दोस्तों हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, समाज। ठीक है, समाज कैसा था? तो मेगास्थनीज लिखता है कि अधिकतर लोग खेती करते थे। उनकी या तो अपनी भूमि होती थी या वे राजा की भूमि पर काम करते थे। मौर्य साम्राज्य के काल में बहुत सारे लोग जो थे खेती करते थे। या तो उनकी अपनी भूमि होती थी या राजा की भूमि पर खेती करते थे। वे गांव में सुखपूर्वक रहते थे। चरवाहे और गड़ेरिये भी गांव में ही रहते थे। बुनकर, बढ़ई, लोहार, कुम्हार और अन्य कारीगर नगरों में ही रहते थे। उनमें से कुछ राजा के लिए काम करते थे, जबकि कुछ नागरिकों के इस्तेमाल के लिए चीज़ें तैयार करते थे। व्यापार उन्नति पर था और व्यापारी अपना माल देश के कोने कोने में ले जाते थे। व्यापारी जो थे जो भी माल तैयार करते थे वे देश के कोने कोने में ले जाकर अपना बेचते थे। काफ़ी अधिक लोग सेना में भर्ती थे। सैनिकों को अच्छा वेतन मिलता था और वे सुख चैन से रहते थे। मंत्री, अध्यक्ष और अन्य अधिकारी नगर तथा गांव दोनों में काम करते थे। किसानों, कारीगरों और सैनिकों की तुलना में ब्राह्मणों और जैन तथा बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बहुत कम थी। कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो थे सेना में नौकरी करते थे और सैनिकों को वेतन बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से मिलता था। वे सुख चैन की ज़िंदगी जीते थे। और मंत्री, अध्यक्ष और अधिकारी सब कुछ होते थे, वे नगर गांव दोनों में काम करते थे। किसान, कारीगर और सैनिक की तुलना में ब्राह्मणों और जैन तथा बौद्ध भिक्षुओं की संख्या जो थी बहुत कम थी। ठीक है, परंतु हर कोई उनका सम्मान करता था। वे राजा को कोई कर नहीं देते थे। ठीक है, जो ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु होते थे उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन वे राजा को कर नहीं दिया करते थे। मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? अब हम लोग जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य का आखिर पतन कैसे हुआ। तो मौर्य साम्राज्य 100 से कुछ अधिक साल तक टिका रहा और अशोक की मृत्यु के बाद वह छीन भिन होने लगा। यानी कि अशोक के शासनकाल तक मौर्य साम्राज्य की स्थिति ठीक थी और अशोक की मृत्यु के बाद क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। मौर्य साम्राज्य के विघटन के कई कारण थे। यानी मौर्य साम्राज्य के पतन के बहुत सारे कारण थे। एक तो यह था कि अशोक के उत्तराधिकारी दुर्बल थे और वे साम्राज्य का शासन अच्छी तरह से संभाल ना सके। यानी अशोक का जो उत्तराधिकारी हुआ वो दुर्बल था और साम्राज्य के शासन को व्यवस्था को ठीक से नहीं देखभाल कर पाया। दूसरा कारण यह था कि साम्राज्य के विभिन्न प्रदेश अत्यधिक दूरी के कारण एक दूसरे से अलग थलग पड़े हुए थे। ठीक है, दूसरा कारण क्या था? साम्राज्य का जो बहुत सारा प्रदेश था ये अत्यधिक दूर हुआ करता था, जिसके कारण उसका शासन व्यवस्था संभाल पाना बड़ा कठिन था।
और इसलिए प्रशासन में तथा संपर्क स्थापित करने में कठिनाइयाँ होती थी। दूरी के कारण जो होती थी संपर्क स्थापित करने में क्या होती थी, कठिनाइयाँ होती थी। एक विशाल सेना और विशाल प्रशासनिक सेवा का खर्च उठाने के लिए भी भारी धन की आवश्यकता थी और बहुत सारा सेना था जिसका खर्चा के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता थी। शायद बाद के मौर्य शासक इतने भारी खर्च के पर्याप्त कर वसूल नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य के विभिन्न प्रांत अलग होने लगे और अंत में स्वतंत्र हो गए। धीरे धीरे जो भी हुआ मौर्य साम्राज्य का जो प्रांत सब था ये क्या हुआ, स्वतंत्र होने लगा, धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र करने लगा अयोग्य शासक सब के होने के कारण। ठीक है, फूट का नतीजा यह हुआ कि चंद्रगुप्त द्वारा यूनानियों को हराने के 100 साल बाद बख्तियार के यूनानी राजाओं ने पश्चिमोत्तर प्रदेश के एक भारतीय राजा पर आक्रमण किया। इस राजा को अकेले ही आक्रमण का सामना करना पड़ा, किसी दूसरे भारतीय राजा ने उसकी मदद नहीं की, इसलिए यूनानियों से वह पराजित हो गया। भारतीय राजा पर जो है यूनानी के शासक आक्रमण करता है और चूँकि उस समय भारत जो था छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था, तो वे उस अन्य राजा भारत के जो थे वो उसकी मदद नहीं करते हैं और वो यूनानी से पराजित हो जाता है। 20 साल बाद, उसके पराजित होने के 20 साल बाद 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक की हत्या करके मगध में शुंग वंश की स्थापना कर देता है। मौर्य साम्राज्य जो है 185 ईसा पूर्व में पूरा रूप से ख़त्म हो जाता है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।